हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 121। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 120 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आप सबने अब तक पढ़ा था। शिखा ने रोते रोते कहा कि कहाँ थे आप इतने सालों से? आपको मेरी याद नहीं आई क्या? बिना बताए कहाँ चले गए थे आप? इतना कहकर शिखा ने अब एक पंच बनाकर शोभित के सीने पर मारा तो शोभित की आंखें तो अब हैरानी से फैल गई थी। और आज से पहले शिखा ने कभी भी शोभित के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। इसी के साथ शोभित के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपनी शिखा को अपनी बाहों में भरकर लेट जाता है। तो अब देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। तो शोभित तो बस अब शिखा को ही देखे जा रहा था, तो वहीं शिखा तो बस अब कंटिन्यू शोभित के सीने पर अपने पंच जोर जोर से मारे जा रही थी। तो शोभित ने अब फिर से अचानक ही शिखा को कसकर अपने गले लगा लिया और फिर शिखा जो शोभित के ऐसे रिएक्शन से काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। तो शोभित अब शिखा को अपने सीने से लगाकर लेट गया था और फिर अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो वहीं शिखा को भी अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शोभित ने ऐसा क्यों किया। शिखा थोड़ा सा हैरान भी थी शोभित के ऐसे बिहेव करने से। शिखा को अब क्या पता था कि शोभित पर अब क्या क्या बीती थी और वो कहाँ पर था इतने सालों से। उसने क्या कुछ नहीं झेला था उसके बिना? झेला तो शिखा ने भी बहुत कुछ था, पर शायद शोभित से कम ही झेला था। शिखा अब कुछ बोलने वाली थी, लेकिन तभी शोभित बीच में ही बोलता है कि प्लीज शिखा, कुछ भी मत कहो। शिखा, मुझे सो जाने दो प्लीज, मुझे नींद आ रही है। मैंने इस दिन का बहुत ही सालों से इंतजार किया है। कभी कभी मुझे लगता था कि जिंदगी में ये दिन आएगा भी या नहीं। जब आएगा ना तो मैं सुकून से तुम्हारी बाहों में सो जाऊंगा। और फिर अब जब ये दिन आ ही गया है तो प्लीज मुझे इस दिन को जी लेने दो। मुझे आराम से तुम्हारी बाहों में सोना है, कुछ भी मत बोलो। तो शोभित ने भी अब अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तो वहीं शिखा ने भी अब शोभित को कसकर पकड़ लिया था और फिर शिखा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में। धीरे धीरे अब शिखा को भी नींद की आगोश में आ गई थी, क्योंकि जितना सुकून अभी शोभित को मिल रहा था उससे कहीं ज्यादा सुकून अब शिखा को मिल रहा था। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। दोनों का इंतजार आज फाइनली खत्म हो गया था। दोनों आज बहुत ही ज्यादा खुश थे और बेफिक्र होकर सो रहे थे। इंतजार खत्म कराया था तो वानर सेना नहीं। तो शोभित ने जब महसूस किया कि शिखा अब सो चुकी है तो उसकी पकड़ अब एक बार फिर से शिखा पर कस जाती है और फिर शोभित की आंखें एक बार फिर से आंसू गिर जाता है। तो शोभित ने अभी फिर से यकीन कर लिया था कि वो अपनी शिखा के पास में ही है, क्योंकि शोभित को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचदेवा हाउस आ चुका है। फिर वो भी नींद की आगोश में चला जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ रोहान अरमान दोनों ही कमरे में बैठे हुए थे। दोनों ने अपने अपने गाल पर अपना हाथ रखा हुआ था। दोनों को ही अब बीते हुए सारे लम्हे याद आ रहे थे कि तभी किसी सर्वेंट ने एक गाना चला दिया। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? तभी अरमान गुस्से से जोर से चिल्लाता है, ओ भाई बंद कर देना इसे, क्यों जले पर नमक छिड़क रहा है तू? प्लीज बंद कर इसे जल्दी। कभी नहीं सोचा था कि पापा आएंगे तो और आते ही हमारा गाल ऐसे लाल कर देंगे। मैंने ना बहुत ही सपने सजाए थे पापा के लिए, लेकिन सारे टूट गए। तो रोहान ने भी धीरे से कहा कि लेकिन गलती तो हमारी ही है ना। दादी ने पुरानी सास बनने के चक्कर में हमें इतना भड़का दिया कि हम भी बिना सोचे समझे ही अपनी ही माँ को गलत समझने लगे थे। तभी अरमान ने भी धीरे से कहा कि यार, अगर पापा सही सलामत थे तो इस घर से क्यों गए थे, क्यों चले गए थे वो हमें छोड़कर? और तभी रोहान के चेहरे पर भी एक गंभीरता आ जाती है। तो रोहान ने भी अब कहा कि हाँ यार अरमान, हमें पता लगाना ही होगा कि पापा थे कहाँ पर। अगर किसी दुश्मन की वजह से हमारे पापा हमसे दूर गए थे ना, तो हमें उस दुश्मन का नामो निशान मिटा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे पापा को इतने सालों से दूर रखा था। अरमान बोलता है कि हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें पता तो लगाना ही होगा कि आखिर पापा अपनी फैमिली से दूर क्यों रहे थे, क्यों गए थे हम सबको छोड़कर, जबकि पापा तो माँ से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। तो रूहान ने कहा कि सबसे पहले तो एक काम करो, दादी के पीछे एक अच्छे से बॉडीगार्ड को लगा दो, क्योंकि मुझे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ तो दादी में ही लगती है। दादी भी अच्छे से जानती थी कि माँ हमारी सगी माँ ही है और वो हमसे बहुत प्यार करती है, मगर फिर भी उन्होंने हमसे झूठ बोला। जबकि तुमने देखा ना कि पापा ने दादी को क्या कहा था, बुढ़िया कहा था, बुढ़िया। तो अरमान ने भी अब अपने भाई को थोड़ा सा समझाते हुए कहा कि अरे मेरे प्यारे भाई, ये बात तो मुझे अच्छे से पता है कि पापा और दादी की कभी भी नहीं बनती है, क्योंकि दादी पापा की सौतेली माँ है और जो हमारी सगी दादी है ना, वो तो
तो पर लोग सिधार गई हैं, उनके सिवा हमारा और कोई भी नहीं था। उसके बाद दादी जी ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नीलिमा दादी से शादी कर ली थी और फिर पापा और नीलिमा दादी में भी कभी भी नहीं बनती थी और फिर शायद यही कारण था कि दादी ने हमको माँ के खिलाफ भड़काया था। वो हमेशा हमें अपनी माँ से दूर करना चाहती थी। तो रूहान बोलता है कि तुझे ना ये सारी बातें कैसे पता। तो अरमान ने भी कहा कि हमारे घर में जो पुराना सर्वेंट है ना, जो पिछले साल अपने गाँव चला गया था, उसने ही मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी और सारा सब कुछ सच सच बता दिया था। तो रूहान बोलता है कि अच्छा वो तो सब ठीक है, फिर भी तू दादी के पीछे आदमी लगा देना, मुझे ना दादी में ही गड़बड़ लगती है। आखिर ये भी तो है, जानना ही होगा ना कि अगर रूही को माँ ने हायर नहीं किया था तो फिर किसने किया था, कौन था जो मुझे मरवाना चाहता था, हम दोनों को दूर करना चाहता था। अरमान बोलता है कि रूहान एक बात बोलूं, थप्पड़ खाकर मुझे एक बात तो समझ आ ही गई है कि रूही गलत लड़की नहीं थी, बस हमारे पास प्रूफ नहीं है उसके खिलाफ। तो अरमान बोलता है कि रूहान एक बात बोलूं क्या, थप्पड़ खाकर मुझे भी ना एक बात तो समझ आ ही गई है कि रूही गलत लड़की नहीं थी, बस हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो रूहान बोलता है कि अच्छा अब ये बात तो तभी पता चलेगी कि जब हम रूही को पहले ढूंढ लेंगे, अब वो ही हमें सच बता सकती है, लेकिन रूही है कहाँ पर ये किसी को भी नहीं पता है। तो रूहान ने भी अब गहरी सांस लेकर कहा कि वैसे एक बात बोलूं, मेरा ना बहुत ज़्यादा मन है पापा को अपने गले लगाने का। तो अरमान बोलता है कि जैसे हमने कांड किए हैं ना, उस हिसाब से तो मुझे कभी भी नहीं लगता है कि पापा अब हमें खुद को हाथ भी लगाने देंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पूरा विश्वास है कि जब उनका मन करेगा तब वो हमारा गाल ज़रूर सुझा देंगे, इतना मारेंगे कि हमारा मुंह लाल ज़रूर कर देंगे, ये तो उनके बस का ही है। तो रूहान ने भी फिर से कहा कि वैसे एक और बात बताऊं क्या तुझे, पापा ने जब थप्पड़ मारा था ना तो मुझे सच में लगा कि मुझे अब दिखाई देने लगा है, आज से मैं अंधा नहीं हूँ। और ये सुनते ही अरमान के चेहरे पर तो अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो अरमान बोलता है कि तो पापा को बुला देता हूँ, फिर से 2-4 थप्पड़ और मार देंगे ना, क्या पता तुम्हें सच में दिखाई देने लगे और सारी प्रॉब्लम खत्म आज से ही। तो इस बात पर अब दोनों ही भाई फिर से हंसने लगते हैं। दोनों भाई अब अपने दिल का दुखड़ा एक दूसरे के सामने रो रहे थे और फिर खुश भी हो रहे थे कि उनके पापा फाइनली अब वापस आ गए हैं, अब उनके पापा उनके साथ रहेंगे। बेशक ही दोनों बहुत ज़्यादा पीटे थे, लेकिन दोनों का अब इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट उन्हें तो अपने किए पर भी अब पछतावा हो रहा था, उन्हें अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था कि उन्होंने कई सालों तक अपनी ही माँ को कितना ज़्यादा परेशान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बंदरों की टुकड़ी ऑपरेशन थिएटर के बाहर अभी बेसब्री से घूम रही थी, सबके चेहरे लटके हुए थे और फिर सब मन ही मन भगवान से ये प्रेयर भी कर रहे थे कि स्नो वाइट का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और फिर थोड़ी देर के बाद ही ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलता है और जैसे ही ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला तो सबकी सांसें तो एकदम से अटक गई थी, सबका चेहरा अभी ऑपरेशन थिएटर की तरफ घूम गया था और सब सवाल भरी नज़रों से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछने की हिम्मत तो अभी किसी की भी नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई भी अब नेगेटिव कमेंट डॉक्टर के मुंह से नहीं सुनना चाहता था। तो वहीं जिया तो अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी, उसे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर तो अब जान ही खत्म हो गई हो, वो तो अब जैसे बेसोच से बस डॉक्टर की तरफ ही निहार रही थी। तभी उसने थोड़ा सा हिम्मत करके डॉक्टर की तरफ देखा और फिर डॉक्टर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। और फिर जैसे ही सबने डॉक्टर के चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो बंदरों की टुकड़ी तो अब जोर से चिल्ला देती है। तो वहीं जिया, जो उसकी आंखों में भी अब खुशी के आंसू आ गए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। जिया भी खुद नहीं जानती थी कि वो एक अनजान लड़की से ऐसे कैसे जुड़ सकती है, उसके लिए उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिया के अंदर जो ममता थी वो उस लड़की से जुड़ चुकी थी और फिर इसीलिए जिया को भी आज काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी। नियति का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था, खुशी में उसके आंसू भी गिर गए थे। तो वहीं डॉक्टर ने भी अब बंदरों की टुकड़ी को देखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कहा कि प्लीज़ प्लीज़ ये हॉस्पिटल है, शांत हो जाइए, आप सबके सब इतना जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं। तो बंदरों की टुकड़ी भी अब एकदम से शांत हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि इस वक्त वो कितना ज़्यादा खुश हैं। आखिर उनकी स्नो वाइट का ऑपरेशन सक्सेसफुल जो हो गया था और आज से नियति सुनने लगेगी और बोलने लगेगी, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी और ये बात शायद डॉक्टर भी समझ रहा था। डॉक्टर अभी काफी ज्यादा सीनियर था, उसने जब बंदरों की टुकड़ी को ऐसे खुश होता हुआ देखा तो वो भी उनके पास आया और फिर बोलता है कि क्या लगती है ये लड़की तुम सबकी इतना ज्यादा खुशी मना रहे हो, आखिर तुम्हारी कोई क्लोज पर्सन है क्या। तभी वो सब ने एक साथ कहा कि कुछ नहीं। तो डॉक्टर, जो कि अभी काफी ज्यादा सीनियर था, उसे तो काफी ज्यादा हैरानी हुई। उसने फिर से जिया की तरफ देखते हुए कहा कि मैं कुछ समझा नहीं, आखिर ये सब क्या बोल रहे हैं। तो जिया भी बोलती है कि एक्चुअली वो लड़की इन
इन लोगों की कहीं पर मिल गई थी और फिर तब से ही इनकी दोस्त बन गई है। बाकी इनका कोई रिलेशन नहीं है उस लड़की के साथ। तो सीनियर डॉक्टर ने अब बंदरों की टुकड़ी को देखते हुए कहा कि मानना पड़ेगा, कोई अजनबी के लिए इतना खुश हो सकता है, इतनी सारी चीजें कर सकता है, ऐसा तो पहली बार ही देखा है। तभी संकल्प बोलता है कि अरे अजनबी नहीं है, बहुत ही जल्द हम उसे अपनी भाभी बना लेंगे। तो संकल्प ने अभी बोल तो दिया था, लेकिन जल्दी से अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली थी, क्योंकि वहां पर जिया भी खड़ी हुई थी। तो जिया ने अभी संकल्प को हैरानी से देखा तो संकल्प एकदम से बोल पड़ा कि वो मुझसे मजाक कर रहा था ताई जी, मजाक भी ना करूं अब अपने स्नो वाइट के साथ, आप तो ना हद ही कर रही हो। चलो अब हम सब स्नो वाइट से मिलकर आते हैं, उसे देख कर आते हैं। तो जिया ने अभी डॉक्टर से पूछा क्या हम अब उस लड़की से मिल सकते हैं, वो खतरे से बाहर तो है ना। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ हाँ आप सब जाकर उसे देख सकते हैं जब वो वार्ड में शिफ्ट हो जाएगी तब, लेकिन तब तक उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना, उसे होश में आने का थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। तो डॉक्टर तो अब अपनी बात बोलकर वहां से चले जाता है। तो वहीं जिया भी अब डॉक्टर से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे वहां से चली गई थी। डॉक्टर और जिया अब वहां से जा चुके थे। उसके जाते ही अब सारे भाई संकल्प को घूर घूर कर देखने लगते हैं और फिर सबने एक एक करके संकल्प पर हाथ साफ कर दिया था। धैर्य ने भी संकल्प को एक मार कर कहा कि भांजे अपनी जुबान पर ना थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया कर, वरना सच कहता हूँ बहुत ही ज्यादा मारूंगा तुझे और फेविकोल पिला दूंगा तुझे। तो निर्भय भी अब गाली देता हुआ बोलता है कि संकल्प तू भी ना किसी दिन हम सबको पिटवाएगा यार, बहुत ज्यादा तेरी वजह से मारे जाएंगे हम सब। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर तेरे दिमाग में ये सारी बातें आती कहाँ से हैं। बंदरों की टुकड़ी बात ही कर रही थी कि तभी जिया वहां पर फिर से आ जाती है। तो जिया ने अभी सबको देखते हुए कहा कि अब तुम सब घर चले जाओ, मैं हूँ यहाँ पर नियति को देखने के लिए। लेकिन बंदरों की टुकड़ी ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, हम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा जब तक हम अपनी स्नो वाइट के मुंह से अपना नाम नहीं सुन लेते हैं। हम में से कोई भी कहीं नहीं जाने वाला है जिया ताई जी, तो प्लीज आप मुझसे बार बार ये मत कहिएगा। तो जिया भी जानती थी कि वो बस बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, नहीं जाएंगे। और फिर करीब 1 घंटे के बाद नियति एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गई थी और फिर लेकिन नियति अभी भी बेहोश ही थी, उसे तो कुछ भी होश नहीं था। उसके गले में अभी पट्टी बंधी हुई थी और उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया था, वो अभी भी बेहोश लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कितने ही सालों से बीमार हो, शायद ये मेडिसिन का असर था जो नियति पर हो रहा था। तो जिया भी उस कमरे में गई और फिर पीछे पीछे बंदरों की टुकड़ी भी एक एक करके उस कमरे में आ जाती है। तो बंदरों की टुकड़ी ने जब स्नो वाइट को देखा तो उनका चेहरा एकदम से उतर गया था, सबको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तो निव्यांश ने अब जिया से देखते हुए पूछा कि चाची ये इतनी ज्यादा कमजोर क्यों हो गई है, ऐसा होता है क्या ऑपरेशन में, इसका तो पूरा चेहरा ही उतर गया है, सफेद पड़ गया है। तो संकल्प ने भी अब स्नो वाइट की फिक्र करते हुए कहा कि हाँ हाँ ताई जी देखो ना कैसी हो गई है हमारी स्नो वाइट, ये ठीक तो हो जाएगी ना, इसे कुछ होगा तो नहीं, ये कब तक ठीक होगी, कब बोलना शुरू करेगी, बताओ ना, आप तो डॉक्टर हो आपको पता होगा। तो जिया ने भी कहा कि हाँ हाँ देखो अभी ऑपरेशन ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि माइनर ऑपरेशन है, लेकिन दवाइयों के असर से ऐसी हो गई है ये, तुम लोग फिक्र मत करो जल्द ही ठीक हो जाएगी। चेहरे पर थोड़ी सी सूजन है, बहुत ही जल्दी ये सूजन भी उतर जाएगी और परेशान मत हो। अब तुम सब ने स्नो वाइट को देख लिया है ना, तो जाओ जाओ अब सबके सब घर चले जाओ, मैं यहाँ पर स्नो वाइट का अच्छे से ख्याल रखूंगी। प्रताप हाउस में भी सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, तुम सब बिना बताए यहाँ पर रुके हो ना, सुबह से बिना कुछ खाए पिए यहीं पर खड़े रहे हो। तभी धैर्य ने भी अब फ्लो में बोल दिया कि जिया चाची आप चली जाओ ना, हम सब यहीं पर बहू रानी के पास में ही रह लेंगे। और फिर अचानक ही सब ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली थी और सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे थे। तभी धैर्य भी अपनी बात को सही करता हुआ बोलता है कि वो मेरे कहने का मतलब ये है कि बाबू के पास हम रह लेंगे, बाबू रानी है ना ये हमारी प्यारी सी बाबू रानी रानी बाबू। जिया भी बोलती है कि मुझे तो ये सब कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर तुम सब आपस में ही क्या बोलते रहते हो, क्या बड़बड़ाते रहते हो तुम सबके सब, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। मगर खैर छोड़ो, मैं भी अब घर नहीं जाने वाली हूँ, यहीं पर रहूंगी। तो निव्यांश ने कहा कि चाची चली जाओ ना आप प्लीज, हम सब यहाँ पर हैं, आपको आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सच कहते हैं स्नो वाइट को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे उसे। आप चली जाओ, आप सुबह से ही ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही बैठी हुई हो और काफ़ी ज़्यादा रोई भी हो, आपने तो भी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी आपके अंदर, चली जाओ ना चाची। इतना कहकर निव्यांश ने अब धैर्य की तरफ देखते हुए कहा कि जा जा चाची जी को घर छोड़कर आ, समझा तू। तो धैर्य ने भी अब जिया की बाजों को पकड़ा और फिर बोलता है कि चलिए ना चाची जी चलते हैं। तो धैर्य ने अभी फिर से दूसरे हाथ से दक्ष की
भी बासु को पकड़ा और बोला कि चल चाची को घर छोड़कर आते हैं, जल्दी से चल। तो जिया भी बोलती है कि नहीं, मैं भी नहीं जाना चाहती हूँ, मैं भी यहीं पर रहूँगी। लेकिन किसी ने भी अब जिया की एक भी बात नहीं सुनी थी और फिर दोनों ही जिया को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर लेकर आ गए थे। तो दक्ष ने अब जिया को गाड़ी की बैक सीट पर बैठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और फिर तभी थैर ने भी जल्दी से मेन गेट खोला गाड़ी का और फिर दक्ष जो बराबर में आकर बैठ गया और थोड़ी ही देर में गाड़ी हवा से बातें करने लगी थी। वो सब जिया के घर की तरफ निकल गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कमरे में निव्यांश, निर्भय और संकल्प तीनों ही अब बैठे हुए थे। तीनों ही सोफे पर बैठे हुए बस नियति का उठने का इंतजार कर रहे थे, जबकि नियति तो अब सुबह से पहले उठने वाली ही नहीं थी। तो निव्यांश भी एकदम से खड़ा हुआ और फिर उस कमरे में चक्कर लगाने शुरू कर देता है। उसका एक एक मिनट अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से कट रहा था। वो तो बस अब एक बार नियति के मुंह से अपना नाम सुनना चाहता था, उससे बहुत सारी बातें करने चाहता था। तो वहीं संकल्प भी अब सोफे पर पसर गया था और फिर निर्भय भी, वो भी एक दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गया। तीनों से ही अब वक्त नहीं कट रहा था, जबकि तीनों ही उस वक्त को जल्दी से काट लेना चाहते थे, जल्दी से उस वक्त को गुजार देना चाहते थे। धीरे धीरे 2 घंटे बीत गए थे। तीनों ही अब आपस में बातें नहीं कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें उस कमरे में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से साफ मना कर दिया था। तभी थोड़ी देर के बाद धैर्य और दक्ष भी वहां पर आ गए थे और वो दोनों भी अब एक एक कुर्सी पर पकड़ कर बैठ गए थे। तो पांचों ही अब बस नियति के चेहरे को ही देख रहे थे और उसे का इंतजार कर रहे थे उठने का। ऐसे देख रहे थे जैसे नियति अभी ही बोल देगी उन सबसे, लेकिन नियति तो अभी आराम से बेफिक्र होकर सो रही थी। पांचों को ही नहीं पता था कि नियति अब कब उठेगी, बस बेसब्री से उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। उन पांचों को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि नियति उठेगी और फिर सबका नाम पुकारेगी, जबकि वो अभी नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसे कितने ही दिन अपने गले को रेस्ट देना होगा। रात के 11:30 बज चुके थे। अस्पताल के आधे से ज़्यादा कमरों की लाइट भी ऑफ हो गई थी और आधे से ज़्यादा डॉक्टर भी अपने घर जा चुके थे। नर्स अब उस कमरे में भी आई और फिर बोलती हैं कि सर, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए, हमें लाइट ऑफ करनी है। तो निव्यांश ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम पेशेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप जाइए, हम पेशेंट के पास में ही रहेंगे, उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तो नर्स भी जानती थी कि वो सब डॉक्टर जिया के जानने वाले हैं, इसीलिए नर्स ने भी कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और वो भी चुपचाप से वहाँ से चली गई बिना कुछ बोले। तो धीरे धीरे अब निव्यांश तो एक सोफे पर आकर लेट गया था, क्योंकि उसे अब बहुत ही ज़्यादा नींद आने लगी थी। तो निव्यांश अब सोफे पर लेटा तो संकल्प अब जल्दी से आकर दूसरी तरफ बैठता हुआ बोलता है कि भाई, मैं भी यहीं पर सोऊंगा आपके पास में ही, थोड़ा सा छोटे भाई को भी जगह दे दो ना अपने पास। तो निव्यांश ने अब संकल्प को जोर से लात मारकर कहा कि तुझे जगह दिख रही है क्या यहाँ पर, जो फुदकता हुआ यहाँ पर आ गया है मेरे पास लेटने के लिए। संकल्प भी अब थोड़ी सी जगह में परसरता हुआ बोलता है कि भाई प्लीज दे दो ना थोड़ी सी जगह, ये तो मांग रहा हूँ मैं। तो निव्यांश तो अब संकल्प पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ जाता है, वो भी थोड़ा सा खिसक गया। तो दोनों ही भाई अब छोटे से सोफे पर जैसे तैसे करके एडजस्ट होकर लेट गए थे। तो वहीं दक्ष ने भी अपने पैर एक स्टूल पर रखे और फिर वो भी एक चेयर पर बैठा बैठा सो जाता है। धैर्य भी अब अपने पापा जितना ही लंबा चौड़ा था, उसे भी अब सोने के लिए थोड़ी ज़्यादा ही जगह चाहिए थी, इसीलिए वो भी उस कमरे से बाहर आया और फिर एक दूसरे कमरे में जाकर चला गया। और उस कमरे में अभी कोई भी पेशेंट नहीं था, इसीलिए धैर्य ने अब उस कमरे में पड़े हुए बेड पर गद्दा उठाया और फिर उसे लेकर स्नो वाइट के कमरे में बिछा दिया और फिर आराम से उस गद्दे पर आकर लेट गया और उसी गद्दे पर सो गया। तो निर्भय भी अब धैर्य के पास में लेटता हुआ बोलता है कि क्या बात है मामा, तूने तो सोने का बढ़िया ही जुगाड़ कर लिया है, इतना अच्छा जुगाड़ तेरे दिमाग में आता कहाँ से है, वैसे तू इतना बढ़िया गद्दा लाया कहाँ से है। इतना कहकर निर्भय और धैर्य दोनों ही उसे गद्दे को बिछाकर आराम से धीरे धीरे करके लेटकर सो गए। तो पांचों ही अब इंतजार कर रहे थे स्नो वाइट सुबह उठेगी और फिर उसका नाम लेगी। तो वहीं अब दूसरी तरफ प्रताप हाउस में वानर सेना भी डिनर कर रही थी। तभी रुद्र ने किट्टू को देखकर कहा कि आज बंदरों की टुकड़ी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ गए हैं सारे के सारे, आज तो किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही है। आंशिका जो कि अभी रुद्र के पास में ही बैठी हुई थी, वो बोलती है कि पापा आज ना स्नो वाइट का ऑपरेशन हुआ है ना, इसीलिए सब हॉस्पिटल में ही है, उसके ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं। तो रुद्र ने भी अपनी आईब्रो चढ़ाकर आंशिका को देखा और बोला कि और तुम कैसे रह गई यहाँ पर, तुम क्यों नहीं गई उन सबके साथ। तो आंशिका भी थोड़ा सा मुंह बनाकर बोलती है कि निव्यांश भाई ने मना कर दिया था इसीलिए, वरना मेरा भी ना बहुत ज़्यादा मन था जाने का, लेकिन मैं रूही के साथ सुबह चली जाऊंगी उसे देखने
के लिए। तो रुद्र ने अभी रूही को देखा जो चुपचाप से अपनी गर्दन झुकाए अपना खाना खा रही थी। अचानक ही रुद्र ने रूही के सिर पर अपना हाथ रखकर कहा कि तुम यहाँ पर कंफर्ट तो हो ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें यहाँ पर। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी जैसे कहना चाहती हो कि नहीं, हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वानरसेना ने रूही को देखा और फिर अपना डिनर करने लगते हैं। आज वानरसेना बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो सब फाइनली अपने घर भी आ गए थे, क्योंकि वो इमेजिन भी कर रहे थे कि शोभित जब शिखा से मिला होगा तो कितना ज़्यादा खुश होगा, शिखा भी जब शोभित को देखेगी तो कितना ज़्यादा खुश हो गई होगी। और यही सब कुछ याद करके वानरसेना के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट रुकी हुई थी और जो चाह कर भी जा नहीं रही थी। वानरसेना सच में आज बहुत ज़्यादा खुश थी। तो वहीं दूसरी तरफ सचादेवा हाउस में डिनर का वक्त हो गया था, लेकिन शोभित और शिखा अभी तक नीचे नहीं आए थे। फिर आते भी कैसे, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे की बाहों में अब सुकून से सो रहे थे। तो शोभित को अब ना जाने कितने ही सालों बाद ऐसा सुकून नसीब हुआ था, कितने ही सालों बाद वो ऐसे सोया था। थोड़ी देर के बाद शिखा की आंखें खुलती हैं तो शिखा ने अपने सामने शोभित को देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। वो भी अब करवट लेकर शोभित को ही देखने लगती है और जैसे ही आज अपनी आंखों में ही शोभित को समा लेगी। एक लंबे इंतजार करने के बाद शोभित उसके पास में आ गया था, उसका इंतजार फाइनली खत्म हो गया था। तो शिखा भी फुर्सत से शोभित के चेहरे को देख रही थी और फिर तभी शोभित बोलता है कि देखती ही रहोगी या फिर कुछ करोगी भी शिखा। तो शिखा की आंखें तो अब हैरानी से फैल गई थी और फिर वो झट से उठकर शोभित को देखने लगती है। तो शोभित ने भी अपनी आंख खोलकर शिखा की तरफ देखते हुए कहा कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने, बस देखती ही रहोगी या फिर कुछ करोगी भी अपने पति के साथ। तुम्हारा पति इतने दिनों के बाद घर आया है, कम से कम पति की सेवा तो करो, तुम तो पति की सेवा ही नहीं कर रही हो। तो शिखा तो अभी आंखें फाड़े बस शोभित को ही देखी जा रही थी। इतने सालों में भी शोभित बिल्कुल भी बदलाव नहीं लाया था अपने अंदर, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया था। उम्र होने के बाद भी शोभित अभी वैसा ही था जैसे पहले शिखा को छेड़ता रहता था। तो शिखा तो अभी बेड से उतरते हुए बोलती है कि आपका तो दिमाग खराब हो गया है, मेरा थोड़ी ना दिमाग खराब हो गया है। डिनर का वक्त हो गया है, पापा को दवाई भी देनी है, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। इतना कहकर तो शिखा ने अब वक्त नहीं गवाया और जल्दी से वो वॉशरूम में अंदर घुस गई। तो शोभित ने भी अब मुस्कुरा कर खुद से ही कहा कि गई तो ऐसे है जैसे कभी वापस ही नहीं आएगी, इस गेट से कभी निकलेगी नहीं, आना तो मेरे पास ही पड़ेगा इसे। और फिर थोड़ी देर के बाद शिखा एक लाइट येलो कलर की साड़ी पहनकर कमरे में एंटर होती है। तो शिखा अभी अपने बालों का जूड़ा बना रही थी और फिर उसने अपने बालों का जूड़ा बना लिया था और फिर शोभित को देखकर बोलती है कि हाँ अब मैं नीचे जा रही हूँ, आप भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, डिनर का वक्त हो गया है, तब तक मैं पापा जी को सूप पिला देती हूँ। तो शिखा अब उस कमरे से जाने के लिए एक कदम आगे की तरफ चली थी कि तभी शोभित ने उसकी कलाई को पीछे से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और शिखा जो शोभित के सीने से जा लगती है तो शोभित ने भी अब बिना वक्त गवाए उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। तो शोभित ने अभी शिखा को अपने गले लगाकर कहा कि शिखा कोई भी बहाना नहीं चलेगा आज मेरे साथ, और हाँ ये बहाना ना तो बिल्कुल भी मत सुनाया करो मुझे, मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता हूँ कि हमारी उम्र हो गई है, वैसे भी उम्र में मैं उसको नहीं गिनता हूँ जो तेरे बिना वक्त गुजारा गया हो, वो वक्त ही क्या जो तेरे बिना गुजारा हो। तो शोभित का ये शायराना बात सुनकर तो शिखा के चेहरे पर अब बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और वो धीरे से मुस्कुरा देती है। तो शिखा ने भी अब शोभित को देखते हुए कहा कि अच्छा अब जाइए, जाकर नहा लीजिए पहले। तो लेकिन शोभित अभी उसका मन तो शिखा को छोड़ने का कर ही नहीं था, वो तो कसकर अब शिखा को पकड़ लेता है। तो शोभित बोलता है कि तुम चाहती हो क्या मैं नहाने चला जाऊं? तो शिखा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शोभित ने कहा कि ठीक है, लेकिन जब तक मैं नहा कर नहीं आ जाता ना तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तुम भी यहीं पर बैठी रहोगी इसी बेड पर इसी कमरे में, साथ में ही नीचे चलते हैं। तो शिखा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर शोभित नहाने के लिए सीधा वॉशरूम में चला जाता है और थोड़ी देर के बाद शोभित भी नहाकर बाहर कमरे में आ गया था। तो शोभित ने अभी एक वाइट कलर की शर्ट और लोवर पहना हुआ था। शोभित आज भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और जवान लगता था। शोभित के चेहरे पर बस थोड़ी सी थकावट थी और ये कह सकते हैं उम्र का तकाजा था, वरना शोभित तो वैसे का वैसा ही था जैसे कि वो 25 साल पहले था। तो शिखा बोलती है कि चलें अब नीचे। तो शोभित भी शिखा के धीरे से करीब आ गया और फिर शिखा थोड़ा सा पीछे हटी तो शोभित ने शिखा की कमर पर अपना हाथ डालकर खुद से सटाते हुए कहा कि सोचना भी मत कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो, समझे तुम?
वैसे भी हमने रिश्ते में सिर्फ दूरियां ही तो देखी हैं, एक दूसरे से कितने सालों से दूर थे हम। तो शोभित के ऐसा करने से अब शिखा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो रही थी। वैसे भी कितने ही सालों के बाद शोभित उसके करीब जो आया था, कितने सालों बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। शिखा अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोलती है कि शोभित चलो ना, आप सब इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज डिनर भी कर लेते हैं हम दोनों। तो शोभित ने भी अब शिखा के बालों को खोलते हुए कहा कि तुम्हारे खुले हुए बाल मुझे ना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो प्लीज तुम इन्हें खोल के ही रखा करो, प्लीज ऐसे जूड़ा वूड़ा मत बनाया करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शोभित की आवाज में भी काफी ज्यादा दर्द के साथ साथ शिखा के लिए प्यार भी था। तो वहीं शिखा ने भी अब शोभित को देखा तो उसकी आंखें अब एक बार फिर से नम होने लगी थी। कहीं ना कहीं उसे फिर से वही सारी बातें याद आने लगी थी, लेकिन शोभित ने शिखा की आंखों को बहने नहीं दिया था। उससे पहले ही उसने शिखा के होंठों को कैप्चर कर लिया था और उसे किस करने लगा था। फिर थोड़ी देर के बाद एक मीठी सी किस करने के बाद शोभित ने शिखा के गाल को सहलाते हुए कहा कि शिखा, तुम आज भी वैसी ही हो जैसे कि मैं तुम्हें छोड़कर गया था, तुम्हारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे ना तुम इस साड़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आज तुमने ना हल्का रंग पहन लिया है, मैंने मना किया था ना तुम्हें हल्का रंग पहनने के लिए, लेकिन आज के बाद तुम हल्का रंग कभी भी मत पहनना, वैसे ही रहो जैसे तुम पहले रहती थी। तो शिखा भी फिर से शोभित के सीने पर सिर रखकर अपनी बाहें शोभित के ऊपर कस देती है और फिर शोभित ने भी शिखा के बालों को चूम कर अपनी पकड़ शिखा के ऊपर कस दी थी। दोनों ही अब एक दूसरे की बाहों में झूल गए थे। तो शोभित ने अब एक गहरी सांस लेकर फिर से कहा कि आई लव यू वेरी मच शिखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो शिखा ने भी अब धीरे से कहा कि मैं भी ना आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार। तो शोभित ने अभी एक बार फिर से शिखा के बालों को चूमते हुए कहा कि जानता हूँ, तभी तो तुमने मेरा इतने सालों से इंतजार कर रही थी, तभी तो तुम आज भी मेरे घर पर रह रही हो, मेरा इंतजार कर रही हो, तभी तो मेरे जैसे गधे बेटों को कुछ भी नहीं कहती थी, उन दोनों गधों की बदतमीजी को झेलती रही तुम। लेकिन अब तुम देखना मैं उन दोनों का क्या हाल करता हूँ, कैसे उन दोनों को सबक सिखाता हूँ। तो शिखा ने अभी शोभित को देखते हुए कहा कि बस बस कीजिए ना, बहुत हुआ, वैसे भी आप दोनों को थप्पड़ मार चुके हैं, आपने इतना ज़्यादा मारा है उन दोनों को ही, अब आप कुछ नहीं कहेंगे। तो शोभित ने अभी शिखा के होठों पर हल्का सा चूम कर कहा कि अभी तो उन दोनों की पनिशमेंट शुरू हुई है, अब तुम आगे आगे देखो होता है क्या। उन दोनों को मैंने बंधन न बनाया तो मेरा नाम भी शोभित नहीं, बाप बेटे के बीच में तुम मत आओ, वरना वो दोनों ही बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। मेरे बाप ने मुझे टाइम से संभाला होता तो शायद मैं भी ऐसा नहीं होता, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई हो ना तो तुमने मुझे अच्छे से संभाल लिया है, वरना मैं तो एक मुसाफिर की तरह ही भटकता रहता इधर उधर, बस ऐसी वैसी ऊट पटांग हरकतें ही करता रहता। सच ही कहा था पापा ने, तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो मेरी ज़िंदगी को एक ठहराव आ गया था, और फिर अब यही ठहराव मैं अपने दोनों बेटों की ज़िंदगी में भी भरना चाहता हूँ, उन्हें सही रास्ते को दिखाना चाहता हूँ, वरना हाथ से अगर दोनों ही निकल जाएंगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा। तो शिखा भी अब उम्मीद भरी नज़र से शोभित को देख रही थी, जैसे वो शोभित को मनाना चाहती हो। तो शोभित ने भी अपनी नाक शिखा की नाक से रगड़ कर कहा कि मेरे भी बच्चे हैं, वो सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं है, मेरा भी हक बनता है उन्हें कुछ कहने का, थोड़ा सा बचपना तो मैं भी दिखाऊंगा ना उन्हें। तो शिखा को तो अब शोभित की बात सुनकर थोड़ी सी हंसी आ गई थी और फिर शोभित ने भी मुस्कुराकर शिखा को अपने गले लगा लिया था और फिर दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपट गए थे। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए रूहान और अरमान दोनों ही नज़र उठाकर बस अपने पापा के कमरे की तरफ देख रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि कब वो दोनों नीचे आएंगे, लेकिन शोभित अभी तक नीचे नहीं आया था। तो रूहान ने भी अब अरमान को हिलाकर कहा कि यार पापा नहीं आए हैं अभी तक, जाकर देखूं क्या। तो अरमान ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं रूहान, अभी तक तो नहीं आए हैं ना, अभी आ जाएंगे, तू बस शांति से बैठा रहे। तो रूहान बोलता है कि तू जाकर बुला लेते हैं ना। तो अरमान ने भी अपने गाल पर हाथ रखकर कहा कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है उन्हें बुलाने की, चुपचाप से बैठा रहा। तभी एक सर्वेंट अजीत जी की व्हील चेयर ढकेलता हुआ डाइनिंग टेबल पर लेकर आ गया था। तो अजीत जी के चेहरे की मुस्कुराहट अब बता रही थी कि अब वो कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो शोभित को देखकर कितना ज़्यादा रिकवर कर रहे हैं और कितना ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। तो आखिर अब इंतज़ार तो अजीत जी का भी ख़त्म हो गया था। अजीत जी को देखकर अरमान बोलता है कि रूहान अब तो दादाजी भी आ गए हैं यार, लेकिन माँ और पापा अभी तक नहीं आए हैं, कब आएंगे, इन दोनों का रोमांस खत्म भी होगा या फिर नहीं। तो रूहान बोलता है कि यार बस इंतजार करने से नहीं आएंगे, जाकर उन्हें लेकर आ, तू ही जा पहले। तो अरमान बोलता है कि नहीं नहीं, तू क्यों नहीं जाता है, बार बार तू बस मुझे ही बोल रहा है, पागल हो गया है क्या, मैं नहीं जाने वाला। इतने में ही शोभित और शिखा दोनों ही सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ गए थे।
तो दोनों ही अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रहे थे। दोनों ही नहा कर आए हुए थे। तो शोभित अभी आगे चल रहा था और शिखा जो उसके पीछे धीरे सीढ़ियों से आ रही थी। आज शिखा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा खुश भी। शिखा ने आज एक येलो कलर की लाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके खुले गीले बाल जो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। शिखा को इस वक्त कोई भी देख लेता तो कोई भी ये नहीं कहता कि वो 3 जवान बच्चों की माँ है। वो तो आज भी बस 25 साल की लड़की जैसी लग रही थी, दुबली पतली सी। तो वहीं अरमान जो अपनी माँ को देख रहा था वो तो एक सेकंड के लिए अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। उसने तो शिखा को कभी भी इतना ज़्यादा खुश और तैयार नहीं देखा था। आज से पहले बस बुझा से ही उसने अपनी माँ को देखा था। आज तो शिखा सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और फिर तभी अरमान ने धीरे से रूहान के कान में जाकर कहा कि यार रूहान, माँ तो सच में आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत तो मैंने कोई लड़की ही नहीं देखी है। तो रूहान भी धीरे से बोलता है कि यार प्यार का असर ही ऐसा होता है कि क्या ही बताऊँ, सब कुछ बदल देता है। माँ ने पापा का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और अब जब पापा आगे हैं ना तो उनकी सोई हुई इच्छाएं भी जाग गई हैं, इसीलिए उनकी खूबसूरती भी नज़र आ रही है तुझे। तो शोभित ने भी अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करता हुआ डाइनिंग टेबल पर आ रहा था। तो शोभित को अब ऐसे देखकर अरमान तो एकदम से डर के मारे खड़ा हो गया था और फिर उसने बाजू पकड़कर रूहान को भी अपने बराबर में ही खड़ा कर दिया था। उसे कहीं ना कहीं शोभित के थप्पड़ से डर लग रहा था क्योंकि शोभित के चेहरे पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तो शोभित ने भी आकर सीधा डाइनिंग टेबल की मेन चेयर खींची और फिर शिखा ने भी आकर एक चेयर खींची और जैसे ही बैठने को हुई तो शोभित ने अभी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। तो शिखा तो अब काफ़ी ज़्यादा हैरानी से शोभित को देखने लगती थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो शोभित ने उसे बैठने के लिए रोक दिया है। तो शोभित ने अभी शिखा को डाइनिंग टेबल की मेन चेयर पर बैठाते हुए कहा कि तुम्हारी जगह यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं जहाँ पर तुम बैठने जा रही हो। आज से तुम यहाँ पर बैठोगी क्योंकि तुम यहाँ के ही लायक हो बैठने के। शिखा बैठ तो गई थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से शोभित को ही देख रही थी। तो शोभित बोलता है कि मुझे मत देखो, घर में पता होना चाहिए कि इस घर का होम मिनिस्टर कौन है। इतना कहकर तो शोभित ने अभी अजीत जी को देखा और फिर बोलता है कि है ना पापा, यहाँ पर ही तो शिखा को बैठाना चाहिए, आप यही चाहते हैं ना। तो अजीत जी ने भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट पास कर दी थी और अपनी पलकें झपका दी थी जैसे वो शोभित की बातों पर नाज कर रहे हो, उसकी बातों को एग्री कर रहे हो। तो शोभित ने अभी फिर से हाथ बांधकर आंखें दिखाते हुए अरमान और रूहान को देखकर कहा कि और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज से तुम दोनों हमारे साथ खाना नहीं खाओगे, समझे तुम दोनों। रूहान बोलता है कि पापा प्लीज़ माफ़ी मांग तो चुके हैं हम दोनों आपसे, आपने किए पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी हैं। दादी ने हमें बहुत ज़्यादा भड़का दिया था, वरना सच कहते हैं हम अपनी मम्मी के साथ कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करते, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। शोभित बोलता है कि उससे पहले ही शिखा बीच में बोल पड़ती है कि आप माफ़ कर दीजिए ना, कब से माफ़ी मांग रहे हैं दोनों, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए आप मेरे बच्चों को। तो शोभित ने भी प्यार से शिखा को देखा और फिर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए कहा कि तुमने कर दिया है ना इन दोनों को माफ़। तो शिखा ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया है अपने दोनों बच्चों को। तो शोभित ने भी अगले ही पल अपने दोनों बेटे को देखते हुए कहा कि लेकिन मैंने नहीं माफ़ किया है इन दोनों को, मेरा मन माफ़ करने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा है इन दोनों को, बल्कि मुझे ना अभी और भी ज़्यादा पनिशमेंट देना चाहता हूँ मैं इन्हें। चलो दोनों ही अब हमारे साथ खाना नहीं खाओगे, तुम दोनों यहाँ से निकलो, वहाँ पर जाओ ज़मीन पर बैठ कर खाना खाओगे आज से तुम दोनों। तो अरमान ने भी धीरे से रूहान के कान में कहा कि यार आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि अच्छा है कि तेरी आंखें नहीं है, वरना जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ ना तू कभी भी नहीं देख पाता है। और तुझे तो अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है यार, पापा तो हमें नौकर बनाने पर तुले हुए हैं, लगता है आज से हम दोनों यहीं पर नौकरी करेंगे नौकर की। तो अरमान की बात सुनकर रूहान भी धीरे से अपने पापा से बोलता है कि पापा प्लीज़ माफ़ कर दो ना हमें, सोचिए तो घर के नौकर हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम ज़मीन पर बैठ के खाना खाएंगे। तो शोभित अभी चेयर से बैठता हुआ बोलता है कि हाँ तुम लोग जानना चाहते हो कि नौकर तुम दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, तो ठीक है आज से तुम्हें ये भी पता चल जाएगा, चलो आज ही बता देता हूँ। इतना कहकर शोभित ने अभी थोड़ी तेज आवाज़ में कहा कि हमारे घर में जितने भी लोग काम करते हैं सब के सब यहाँ पर आ जाओ जल्दी से जल्दी। इतने में ही अब सारे नौकर अपना अपना काम छोड़कर वहाँ जाने लगते हैं और फिर करीब 5 नौकर हॉल में आकर खड़े हो गए थे। तो शोभित भी अब अपनी ही जगह पर बैठा हुआ था और फिर उसने सबको देखते हुए कहा कि बस 5 नौकर ही हैं हमारे घर में जो काम करते हैं। तो शिखा ने भी शोभित के हाथ पर हाथ रखकर कहा कि हाँ बस यही लोग काम करते हैं हमारे घर पर, लेकिन आप करना क्या चाहते हैं, आपने इन्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो शोभित बोलता है कि अभी तुम्हारे अंधे
आधे बेटे ने मुझे एक सवाल किया है ना, बस उसी का जवाब देने के लिए कि नौकर क्या सोचेंगे उनके बारे में आज इन्हें बताता हूँ कि इन दोनों भाइयों के बारे में हमारे घर के नौकर क्या सोचते हैं। इन्हें भी तो पता होना चाहिए कि आखिर इनकी क्या इमेज है घर के नौकरों के सामने। तो शोभित ने भी पहले एक मेड को देखा जो अभी खाना बनाने का काम करती थी। शोभित ने उस मेड को देखकर कहा कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो। वो मेड जो कि अभी 40 से 45 साल के आसपास में होगी, वो बोलती है कि सर करीब 10 सालों से मैं यहाँ पर सचदेवा हाउस में आप सब के लिए खाना बनाने का काम करती हूँ। तो जब आप चले गए थे ना, उसके बाद ही मैं यहाँ पर काम करने के लिए आ गई थी। तो शोभित ने भी अब उसे देखकर बड़े ही प्यार से कहा कि अच्छा आप एक काम कीजिए ना, बिना डरे ये बताइए कि आप रोहान और अरमान के बारे में क्या सोचती हैं, मगर हाँ जो भी बताइएगा वो बिल्कुल सच सच बताइएगा। वो मेड अभी रोहान और अरमान को देखने लगती है और उसे तो काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था। तभी शोभित ने भी फिर से उस मेड की तरफ देखते हुए कहा कि वो दोनों इस घर के नौकर हैं, नौकर, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है और इस घर का मालिक मैं हूँ और वो दोनों चाह कर भी तुम्हारी जॉब तुमसे नहीं छीन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे वो दोनों तुम्हारा। अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। तो प्लीज़ अब आप बताइए कि आप अरमान और रूहान के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सोचती हैं आप इन दोनों के बारे में। तभी वो मेड अभी कुछ बोलती उससे पहले ही शोभित ने उसे देखते हुए कहा कि हाँ, और हाँ उम्मीद करता हूँ कि आप सच ही बोलेंगे, क्योंकि झूठ बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही सुनना। तो उस मेड ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कहा कि सर जब मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई थी तो ये दोनों अपनी माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत व्यवहार करते थे, अपनी माँ की बात भी नहीं सुनते थे, सारा दिन बस बड़ी मालकिन यानी नीलिमा दादी के आसपास ही घूमा करते थे, उन्हीं ही की सारी बातें माना करते थे। शिखा भाभी तो बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी, सारा दिन बस आपके पापा की सेवा में लगी रहती थी, आपको बहुत ज़्यादा याद करती थी, बहुत उम्मीद से अपने दोनों बेटे को देखती रहती थी। लेकिन ये दोनों कभी भी अपनी माँ के पास नहीं गए, ना ही कभी अपनी माँ से बात करते थे। इनफैक्ट एक बार तो नीलिमा मैम ने शिखा भाभी को थप्पड़ भी बहुत तेजियों से मारा था, मगर तब भी इन दोनों बच्चों ने ही अपनी माँ के साथ नहीं खड़े हुए थे, अपनी माँ का साथ नहीं दिया था। मगर प्लीज़ आप बुरा मत मानना सर, लेकिन ऐसे बच्चे ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो, ऐसे बच्चे भगवान किसी को भी ना दे। दोनों ही अपनी माँ को कुछ भी नहीं समझते थे, ना ही कभी अपनी माँ की इज्जत करी और ना ही कभी उनकी बातों का कोई भी मतलब समझा, ना उनकी इज्जत करते थे ना उनकी बात सुनते थे। अरमान और रूहान को अब समझ में आ रहा था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी अपनी लाइफ की। घर के नौकर भी उन्हें इज्जत नहीं देते थे और ना ही उनका सम्मान करते थे, बस उनके डर के मारे काम करते थे। दोनों की नजरें अब शर्म से झुक गई थी। शोभित ने अब उस मेड को देखते हुए कहा कि बेफिक्र रहो, अब ये दोनों अपनी माँ को पूरी पूरी इज्जत देंगे और उसकी बात भी सुनेंगे, हमेशा मान सम्मान के साथ प्यार भी देंगे। तो शोभित ने अब दूसरे नौकर से पूछा कि दूसरे नौकर ने भी अब अरमान और रूहान की बुराई करते हुए कहा कि सर हमने कभी कहा नहीं था, लेकिन हाँ ये दोनों भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी सेंस नहीं है इनके अंदर, ना किसी की इज्जत करते हैं ना ही किसी से प्यार। इन्होंने छोटी मालकिन को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। शिखा मैम जब भी इन्हें खाना खाने के लिए पूछती थी तो दोनों ही बहुत बुरा बिहेव करते थे, उनसे बात भी नहीं करते थे, मुँह फेर के चले जाते थे। मैं तो सर नौकरी भी छोड़ने वाला था यहाँ पर, लेकिन फिर भी शिखा मैम ने मुझे मना कर दिया था नौकरी छोड़ने के लिए, बस उन्हीं की वजह से मैं आज भी इस घर में काम करता हूँ। एक दिन सर आएंगे तो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर आपके आने से जितना शिखा मैम खुश है ना, उतना कहीं ज़्यादा हम सब खुश हैं आपके आने से। आप आ गए हैं तो अब घर में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो शोभित ने भी फिर से अपने दोनों बेटों को देखा जो अभी भी गर्दन झुकाए हुए शर्म के मारे नीचे देख रहे थे। ऐसा करके शोभित ने अब घर के हर एक नौकर से पूछा था और फिर सब ने अरमान और रूहान की बुराई की थी। नौकर बेशक उन दोनों के सामने कुछ भी नहीं कहते थे, उन दोनों से ही बहुत ज़्यादा डरते थे, अपनी नौकरी से प्यार करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उन दोनों को बहुत ज़्यादा कोसते थे। कोसते भी क्यों ना, दोनों ही अब अपनी माँ को कुछ भी नहीं समझते थे और सबके साथ बुरा ही बिहेव करते थे। तो शोभित ने अभी फिर से अरमान और रूहान को देखते हुए कहा कि अच्छा तो सुन लिया ना ये 5 सर्वेंट, जब तक तुम दोनों की तारीफ नहीं करेंगे ना तब तक तुम्हारी पनिशमेंट खत्म नहीं होगी, समझे। अब तुम दोनों अब जान गए हो ना तुम्हारी इमेज क्या है। अब अगर एक दूसरे का मुंह देखना हो गया हो तुम दोनों का तो उठ कर वहाँ पर जाकर बैठ जाओ और तुम दोनों को खाना वहीं पर मिल जाएगा, समझे। तुम दोनों जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, अपने घर में रहने दे रहा हूँ तुम दोनों को, वरना जैसी तुमने हरकतें की है ना तुम्हें तो सर्वेंट क्वार्टर मिलना चाहिए। अरमान भी अब अच्छे से जानता था कि अब तो उसका बुरा टाइम शुरू हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके पापा अब उन दोनों को ही नहीं छोड़ेंगे। उसने अपने भाई की बाजू को पकड़ा और फिर उसे खींचता हुआ वहाँ पर से लेकर आ गया जहाँ पर उसके
उसके पापा ने उन्हें बैठने के लिए कहा था वो दोनों ही वहाँ पर आ जाते हैं। तभी दोनों ही डाइनिंग टेबल से थोड़ी सी दूरी पर जमीन पर आकर बैठे हुए थे। दोनों ने ही अलती पलती लगा रखी थी। थोड़ी देर के बाद एक सर्वेंट ने उन दोनों के सामने खाना खाने की प्लेट रख दी थी और फिर अरमान रूहान दोनों को ही बहुत ज़्यादा बुरा तो लग रहा था और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा शर्म भी लग रही थी। सभी नौकर बस उन दोनों को ही देख रहे थे, लेकिन दोनों अच्छे से जानते थे कि गलती भी तो उनकी है, जो बहुत बड़ी गलती करी है उन दोनों ने। बिना सोचे समझे उन्होंने एक देवी जैसी औरत को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, उसकी हर जगह पर बेइज्जती करी है। उसकी माँ होने के बावजूद भी उसे वो दर्जा नहीं दिया है, औरत जो उनकी माँ थी और कोई नहीं। ये सब कुछ करके शोभित ने अपने पापा को देखते हुए कहा कि पापा मैंने बिल्कुल ठीक किया है ना इन दोनों के साथ। तो अजीत जी के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो वहीं शिखा को तो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था शोभित पर, लेकिन उसने अभी सबके सामने शोभित पर गुस्सा नहीं किया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो गुस्सा करेगी तो शोभित उससे और भी ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तभी शोभित ने अभी एक सर्वेंट को देखते हुए कहा कि नीलिमा बुढ़िया कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रही है। वो सर्वेंट बोलती है कि सर वो तो दोपहर को ही कहीं चली गई है, आज घर पर ही नहीं है, अब तो नहीं आएंगी शायद। शोभित अभी मन ही मन बोलता है कि उनके लिए तो मुझे ना अलग ही पनिशमेंट का जुगाड़ करना पड़ेगा। लगता है उस बुढ़िया को कोई अलग ही पनिशमेंट देनी पड़ेगी मुझे। उन्होंने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझ लिया था, जैसे मैं उनका कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मैं उन्हें झेल रहा हूँ क्योंकि वो बस पापा की ज़रूरत की पूरी करती थी, लेकिन अभी तो पापा की ज़रूरत ख़त्म हो गई है ना। तो वहीं अब अरमान और रूहान दोनों ही अब ज़मीन पर बैठे हुए खाना खा रहे थे। दोनों आज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में खाना खा रहे थे। तभी रूहान ने एक बाइट खाकर कहा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा तीखा है यार, क्या करूं। तो अरमान ने कहा, रूहान की थाली देखी तो उसमें भी सिर्फ रोटी और सब्जी रखी हुई थी। तो अरमान बोलता है कि पापा हमें नौकर समझ रहे हैं यार, पापा ने लगता है शायद हमें परमानेंट नौकर ही बना दिया है। तेरी थाली में बस रोटी और सब्जी है और शायद सब्जी भी काफ़ी ज़्यादा तीखी है, इसीलिए तुझे तीखी लग रही है। इतना कहकर अरमान ने अभी रोटी और सब्जी खाई तो उसका भी मुँह जल गया था, उसे भी बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा था। दोनों ही भाई अब जलन से अपना मुंह फूंक फूंक कर शांत कर रहे थे। अरमान ने जल्दी से पानी का गिलास उठाया और फिर उसने 2 घूंट पी लिया। फिर उसने रूहान को भी पानी पिला दिया और फिर धीरे से गाना गुनगुनाने लगता है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। और ये सुनकर तो रूहान की हंसी एकदम से छूट गई थी और वो जोर जोर से हंसने लगा था। तो वहीं रूहान को ऐसा हंसता हुआ देखकर अरमान को भी हंसी आ गई थी और दोनों ही भाई अब सिचुएशन जैसी भी हो लेकिन एंजॉय तो कर ही लेते थे। दोनों ही अब जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहीं ना कहीं आपस में बड़बड़ा भी रहे थे। और फिर उन दोनों को देखकर शिखा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी कि उसके दोनों ही बच्चे कोई भी सिचुएशन हो मगर एक दूसरे के साथ रहते हैं और साथ ही साथ खुश भी रहते हैं। तो वहीं शोभित ने भी अब शिखा को देखकर धीरे से कहा कि शिखा एक यही पल है जब मुझे लगता है कि वाकई ये ना तुम्हारी पैदा की हुई ही औलाद है। अब तक कोई भी बच्चे होते तो मेरे सामने जवाब दे देते, हम दोनों से लड़ने लगते, हमारे सामने बहुत ज़्यादा गुस्सा करते, उल्टी सीधी बातें बोलते, उल्टे सीधे तौर तरीके करते। लेकिन मैं खुद ही देख रहा हूँ कि इन दोनों ने एक बार भी मेरे सामने एक भी बात का जवाब नहीं दिया है, बल्कि मेरी हर बात को भी मान रहे हैं। तो शिखा भी अब थोड़ा सा मुंह बनाकर गुस्से से बोलती है कि तभी भी आपको मेरे बच्चों पर जरा सा भी तरस नहीं आ रहा है, दोनों को ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तभी शोभित बोलता है, परेशान तो मैं करूँगा ही इन दोनों को, उन्होंने भी तो मेरी शिखा को इतना ज़्यादा परेशान किया है ना, तो अब इनकी बारी है। अब उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम समझी, तुम चुपचाप से खाना खा लो, कल हम डेट पर चलेंगे। शिखा तो अब आंखें फाड़े बस शोभित को ही देख रही थी और जैसे उसे यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा हो। तभी शोभित ने भी आंख मार कर कहा कि ऐसे क्या देख रही हो, कल तैयार रहना, कल तुम्हें डेट पर लेकर चल रहा हूँ मैं, दोनों ही चलेंगे घूमने। अभी हम दोनों को बुढ़ापा नहीं आया है, समझी, तुम अभी से मुझे बूढ़ा मत कहो। वहीं अरमान रूहान तो अब हंसते हंसते अपनी मिर्च वाली सब्जी और रोटी खा रहे थे। तो अरमान तो अब खुद भी पानी पीता और फिर अपने भाई को भी पानी पिला देता और फिर जब जब वो बाइट खाते तब तब दोनों ही हंसते हुए बातें करने लगते। और खाना खाने के बाद फिर रूहान अरमान से बोलता है कि अरमान यार जो भी है वाकई हमारा बाप है, बहुत प्यार करता है हम दोनों से। तो अरमान ने भी कहा कि हाँ हाँ यार, बाप बाप ही होता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वो रात गुजर गई थी। तो पांचों अब स्नो वाइट के कमरे में ही सो रहे थे। पांचों को अभी बेसब्री से इंतजार था स्नो वाइट के बोलने का। जैसे स्नो वाइट की रखवाली कर रहे हो पांचों के पांचे, कुछ भी हो जाए स्नो वाइट के कमरे से नहीं जाएंगे। शायद कोई अपना होता तो भी स्नो वाइट के लिए इतना ना करता जितना कि उन बंदरों की टुकड़ी ने कर दिया था स्नो वाइट के लिए। सुबह जिया जब हॉस्पिटल में आई
तो उसके साथ सीनियर डॉक्टर्स भी आए थे। तो जिया ने अभी जैसे ही नियति की कमरे का गेट खोलकर देखा तो उसकी आंखें तो अब हैरानी से फैल गई थी। हैरानी के साथ साथ उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट भी आ गई थी। वो सबको सोता हुआ देखकर थोड़ी सी मुस्कुरा रही थी। उसे कहीं ना कहीं बंदरों की टुकड़ी पर थोड़ा सा प्राउड भी फील हो रहा था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो वहीं वो सीनियर डॉक्टर ने भी जिया को देखकर हंसकर कहा कि मैंने ना ऐसे बच्चे कभी भी नहीं देखे हैं जो अपनी दोस्त के लिए इतना कुछ कर देंगे, वो भी बस कुछ दिन की दोस्ती है, नहीं तो इनका इस लड़की से कोई कनेक्शन भी नहीं था। पूरी रात यहीं पर एडजस्ट होकर यहीं पर सो गए पांचों के पांचों, लेकिन घर नहीं गए। जिया भी अब सीनियर डॉक्टर से बोलती है कि आप जानते हैं ये किसके बच्चे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये है प्रताप ब्रदर्स। इनके अंदर न गुण तो बस अपने पापा वाले ही हैं, किसी का भी दुख नहीं देख सकते हैं ये बच्चे, सिर्फ अपने माँ पापा के ऊपर ही कहें। जिया सबसे पहले निव्यांश के पास आई। उसने निव्यांश के सिर पर हाथ रखकर कहा कि निव्यांश उठ जा बच्चा, देख सुबह हो गई है, तूने ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी है नियति को ठीक कराने में। तो जिया के हाथ लगाने से निव्यांश की आंखें खुल गईं और फिर वो जैसे ही उठने को हुआ तो उसकी लात संकल्प को लगी और फिर संकल्प भी सोफे से धड़ाम से नीचे जाकर गिर पड़ता है। तो नीचे गिरते ही अब संकल्प की आंखें भी अब खुल जाती हैं। तो निव्यांश भी अब आंख मलता हुआ बोलता है कि चलो चलो, अच्छा ही हुआ कि तुझे उठाना नहीं पड़ा मुझे, तू खुद ही उठ गया है अपने आप, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, नहीं तो अभी तुझे जगाते जगाते शायद स्नो वाइट भी डिस्टर्ब हो जाती। तो संकल्प भी अब अपनी कमर को रब करता हुआ बोलता है कि यार देखा ताई जी, एक बड़े पापा हैं जो अपने छोटे भाई को सीने से छुपका कर लेटते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं अपने छोटे भाई से, लेकिन एक ये मेरा बड़ा भाई है जिसे मुझे लात मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जब देखो बस मुझे लात मारकर नीचे गिरा देते हैं। तो निव्यांश अपनी अंगड़ाई तोड़ता हुआ बोलता है कि अबे कंजर, लात मारी नहीं है, लग गई है, उठ जा, चल सबको जाकर उठा ले, मैंने गलती से लात मार दी है, कोई जानबूझकर तुझे थोड़ी ना लात मारी है कंजर कहीं का। थोड़ी देर में ही नियति भी बोलेगी तब सुकून ले लेना। अभी उन दोनों को देखकर दोनों को ही हंसी आ रही थी। तो उसने भी अपने हथेली अपने माथे पर मारकर कहा कि ओ बंदरों की टुकड़ी, तुम लोग ना कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे हो नियति के लिए। नियति अभी भी नहीं बोलेगी, उसके गले को रेस्ट चाहिए, वो इतनी जल्दी नहीं बोल सकती है, उसे तो बस अभी आराम की ज़रूरत है। तो निव्यांश और संकल्प अब दोनों ही मुंह बनाकर नियति को देखने लगते हैं। उन्हें अब काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। फिर संकल्प बोलता है कि अच्छा कभी तो बोलेगी ना स्नो वाइट। तो संकल्प ने भी अब फिर से दक्ष के स्टूल पर हल्की सी लात मारी और फिर दक्ष के पैर नीचे आकर लटक गए और दक्ष भी संकल्प के ऐसा करने से एकदम से उठ गया और वो भी उठकर एक ही बात बोलता है, क्या नियति बोलने लगी, नियति बोलने लगी। तो जिया तो अभी अब किसी को भी जवाब नहीं देना चाहती थी। तो दक्ष ने अभी फिर से धैर्य और निर्भय को देखते हुए कहा कि अरे वाह, ये मामा भांजे तो सही सलामत अभी भी सही से सो रहे हैं, गद्दे उठा लाई, ये आराम से सो रहे थे रात में, मुझे तो पता ही नहीं चला, नहीं तो मैं भी इनके ऊपर आकर लेट जाता। फिर संकल्प ने भी धैर्य और निर्भय को भी उठा दिया और फिर वो दोनों भी उठकर बोलते हैं कि हाँ हाँ, तो स्नो वाइट ने सबसे पहले क्या बोला था, किसका नाम लिया था। तो जिया का मन तो ये कर रहा था कि अभी के अभी उन पांचों को एक एक चांटा लगाते और फिर वो सीनियर डॉक्टर उन सबको इतना एक्साइटेड होकर देख रहा था कि उसे भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, मन ही मन वो भी बहुत ज़्यादा हंस रहा था। और फिर उसने सबको समझाते हुए कहा कि नियति अभी एक या दो ही शब्द बोलेगी, अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, अभी उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है और वो धीरे धीरे करके ही बोल पाएगी, उसके बाद उसके गले को रेस्ट कर देना होगा प्लीज़, फिर करीब 10 से 15 दिन बाद ही वो बोल सकती है, अभी वो बिल्कुल नहीं बोल पाएगी। तो सीनियर डॉक्टर अभी बंदरों की टुकड़ी को समझा ही रहा था कि तभी नियति को धीरे धीरे होश आने लगा था। तो सीनियर डॉक्टर और जिया अब दोनों ही सीधा नियति के पास गए और नियति ने भी धीरे से आँख खोल कर देखा तो उसकी आंखों के सामने अभी बंदरों की टुकड़ी थी जो उसे ही देख रही थी। तो जिया और सीनियर डॉक्टर भी थे वहाँ पर। तो वहीं निव्यांश को देखकर नियति को भी अपनी डेट याद आ गई थी। तो नियति ने भी एक हाथ उठाकर निव्यांश को इशारा किया और फिर निव्यांश ने भी नियति का हाथ पकड़ लिया। तो निव्यांश ने भी हल्का सा झुककर कहा कि तुम मेरी बात सुन सकती हो क्या। तो नियति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी थी। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कल इस एपिसोड में क्या होगा ये आपको पता चलेगा कल के एपिसोड में। क्या नियति ठीक हो गई है, अरमान और रूहान की पनिशमेंट कब तक चलेगी, क्या शोभित अब नया सबक सिखाएगा रूहान और अरमान को, आने वाली जिंदगी कैसे होगी अरमान और रूहान को। तो दोस्तों कल एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। थैंक यू फ्रेंड्स, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।